नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गुलशन सिंह आप सभी का एग्जाम टॉपर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप एसएससी जीडी दे रहे हो, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई या फिर एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये ऐसे सवाल कई बार पेपर में पूछे गए हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अंत तक आप जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास कौन कौन से सवाल है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। पहले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या दिया हुआ है इस सवाल में? दिया हुआ है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए? देखिए, 300 ग्राम का एक घोल है, उसमें 40% चीनी है। आपको और चीनी कितना मिलाना है कि वो चीनी जो है उस घोल में उसकी मात्रा 50% हो जाए? तो देखिए, इसको बिल्कुल बेसिक से ही हम कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। कितना है सॉल्यूशन? जो हमारा घोल है 300 ग्राम का है, ठीक है, 300 ग्राम। इसमें चीनी की मात्रा कितनी है? चीनी की मात्रा इसमें 40% है। तो देखिए, इस घोल का 40% कितना होगा? 300 ग्राम का जब हम 40% निकाल देंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना चीनी है। तो देख लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 गुणे 40। 3 गुणे 40 मतलब 120 ग्राम। मतलब जो इस घोल में चीनी की मात्रा है वह 120 ग्राम है। 120 ग्राम चीनी है कितने में? 300 ग्राम में। अब आपसे पूछा गया है इसमें और कितना चीनी मिला दिया जाए ताकि इस घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। ठीक है, देखिए, अब ये हमें नहीं पता है कितना मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए 120 ग्राम चीनी पहले से है, इसमें हम और x ग्राम चीनी डाल देंगे। ठीक है, 120 ग्राम चीनी है, इसमें और हम x ग्राम चीनी डाल देंगे। अब देखिए इससे क्या होगा, तो 300 ग्राम के सॉल्यूशन में जब हम x ग्राम डालेंगे तो चीनी की मात्रा तो 120 प्लस x हो जाएगा, और पूरे सॉल्यूशन का जो मात्रा होगा, जो पूरा हमारा घोल है उसका मात्रा हो जाएगा 300 प्लस x ग्राम। ठीक, अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगा? इतना करने के बाद हमारा जो घोल में चीनी की मात्रा है वो हो जाएगा 50%। ठीक, 50% हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 50 बट्टे में 100। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो काटने के बाद क्या हो जाएगा? 50 एकम में 50, 50 दूना 100, 1/2। तो 50% ना लिख के सीधे अब यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे, 1/2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते ही पता चल जाएगा कि कितना ग्राम चीनी और मिलाना है। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 2 यहाँ भाग में है, यहाँ आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 120 प्लस x। ये इधर 300 प्लस x भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। 1 गुणे 300 प्लस x हो जाएगा। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 से 120 को गुणा करेंगे, 240 प्लस 2x बराबर 300 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ x वाले टर्म एक साइड कर लेंगे और ये 240 को इस 340 की ओर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा? ये हो जाएगा 2x, इधर x प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 2x माइनस x बराबर 300 माइनस 240। ठीक, 2x में से x जाएगा, x बच जाएगा, और 300 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। मतलब अगर इसमें हम 60 ग्राम चीनी मिला देंगे, इसमें हम 60 ग्राम चीनी मिला देंगे इस सॉल्यूशन में, तो इसमें जो चीनी की मात्रा है जो पहले 40% थी वो बढ़ के 50% हो जाएगी। और यही हमसे पूछा गया है कि कितना चीनी मिलाना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, आप चाहें तो 60 ग्राम को यहां रख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे रखना है। 120 ग्राम चीनी था, ठीक है, इसमें हम 60 ग्राम चीनी और डाल रहे हैं, और जो सॉल्यूशन हमारा 300 ग्राम का था, तो उसमें 60 ग्राम बढ़ेगा, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 300 प्लस 60 मतलब 360 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए चीनी कितना हो गया, 180 ग्राम, पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया, 360 ग्राम। अब आप इसका परसेंटेज चाहें तो निकाल लीजिए, गुणे 100 करके, 0 से 0 काट लीजिए, 18 दूना 36, और 2 से 50 बार में 100 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 50%, मतलब 60 ग्राम चीनी मिलाते ही जो चीनी की मात्रा थी 40%, वो बढ़ के हो जाएगी 50%। बिल्कुल ही इजी सवाल था, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल बेसिक मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें करते क्या है, राम को कितने मार्क्स मिले हैं, इसको 40% मार्क्स मिले हैं। राम को 40% मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी ये फेल हो गया है। कितने नंबर से फेल हुआ है, 20 नंबर से। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको 20 नंबर और दे दिया जाए, 40% इसको नंबर मिला है, 20 नंबर और दे देंगे तो ये आपका पास हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, अब ये पास हो गया। दूसरा केस क्या दिया है, दूसरा केस दिया हुआ है आदित्य का। आदित्य का क्या है, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ है, 45% अंक प्राप्त हुआ है आदित्य को, और जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे इसका 30 अंक ज्यादा है, 30 अंक ज्यादा है। मतलब अगर इसमें से हम 30 घटा देंगे, इसके 45% अंक में से अगर 30 घटा देंगे तो ये भी अब जस्ट पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा, ये भी पास होगा और ये भी पास हो गए। मतलब 40% में जब 20 जोड़ रहे हैं तो राम जस्ट पास हो जा रहा है, और 45% में से जब 30 घटा रहे हैं तो ये भी वहीं पे चला आ रहा है जहां राम चाहेगा। मतलब ये लोग पास वाली बाउंड्री पे पहुंच गए हैं, पास वाले लाइन पे खड़े हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी पास हुआ, ये भी पास हुआ, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या किए, 40% अंक पाया था, 20 अंक से फेल हो रहा था, 20 अंक दे दिए। 45% अंक पाया था, 30 अंक ज्यादा था, 30 घटा लिए, तो दोनों अब क्या हुए, दोनों बराबर हो गए, दोनों जस्ट पास हो गए। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए प्रतिशत वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए और ये नंबर वालों को एक साइड, तो इधर 20 है, इसको देखिए 40% को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, 45% माइनस 40%। इधर ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक, अब देखिए 20 अंक है, 20 अंक वाली साइड आप इस -30 को लेते आइए, इधर ये माइनस में है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +30 हो जाएगा। ठीक, अब 45% में से 40% घटाएंगे, कितना बचेगा, 5%, और 5% बराबर कितना हो जाएगा, 50, और 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5% अगर 50 है तो 1% कितना होगा, 1% निकालने के लिए इसको हम 5 से भाग दे देंगे, तो 50/5 कितना हो जाएगा, 1% आपका 10 हो जाएगा। देखिए अब 1% निकल गया तो यहां से हम जो भी चाहे निकल सकता है, किसी का भी मार्क्स निकल सकता है, फुल मार्क्स इतना है वो भी निकल सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल कितने नंबर का पेपर था, कितने नंबर का पेपर था, तो पेपर का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 100% बराबर कितना था, 100% बराबर 10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। मतलब पेपर कितने नंबर का था, पेपर आपका था 1000 नंबर का। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। ठीक, देखिए राम के कितने अंक आए थे, राम के 40% अंक आए थे, 1% बराबर है 10। ठीक,
तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 40% कितना होगा। तो 40% जो है, 40% हमारा हो जाएगा 400। ठीक, लेकिन राम को 400 अंक अगर मिले थे तो राम पास नहीं हुआ था, राम के पास होने में 20 अंक कम थे। तो 400 अंक भी है तो ये पासिंग नहीं है, इसमें 20 नंबर और जोड़ देंगे तो पासिंग अंक आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 400 में जब हम 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 420। मतलब पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए आपको 420 अंक चाहिए। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में सारा प्रतिशत में दे रखा है और आपसे पूछा भी गया है कितने प्रतिशत अंक चाहिए, प्रतिशत में पूछा गया है। तो हमको पता है कुल 1000 नंबर का पेपर है, 420 नंबर आएगा तो आप पास हो जाएंगे। तो प्रतिशत यहां से बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको परसेंटेज निकालने आता है तो बिल्कुल आप जानते हैं 420 बट्टे 100, 1000 सॉरी 1000 नंबर का पेपर है, 420 नंबर आएगा तो आप पास हो जाएंगे। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, गुणे 100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। कितना अंक चाहिए आपको, 42% अंक चाहिए पास होने के लिए। प्रतिशत में कितना चाहिए, 42%। क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता था कितने अंक चाहिए, नंबर में भी पूछा जा सकता था। तो यहां से हम नंबर में भी निकाल लिए थे कि 420 अंक चाहिए। प्रतिशत में कितना चाहिए, तो प्रतिशत में आप देख लीजिए, प्रतिशत भी हमने इसका निकाल दिए, कितना प्रतिशत, 42%। ठीक, ये हम यहां से निकाल लिए। चाहे तो हम इधर से भी निकाल सकते थे, इधर से भी कोई दिक्कत नहीं था। क्या दिया हुआ था, 1% हमारा 10 आ रहा था, तो 45% इधर कैसे निकाल लेते, 45 मल्टीप्लाई कर देते तो 45% कितना आ जाएगा, 450। लेकिन जो 450 था ये जितना उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उससे 30 ज्यादा था। तो यहां से क्या करते, इस 450 से 30 घटा लेते तो कितना आ जाता, 420। बाकी सेम इधर जैसे किए थे 420, चाहे तो परसेंटेज निकाल लेते। तो इसमें आप कहीं भी पुट करेंगे ये चीज आपके पास आ गया, 1% कितना हो रहा है या फिर 100%, इसको आप निकाल लेते हैं। तो इसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछ देता कि बताइए राम को कितने अंक मिले, तो वो भी आप निकाल सकते थे। कितने अंक मिले थे, 40%, तो ये आप निकाल देते। आदित्य को कितने अंक मिले, ये भी आप निकाल सकते थे। कितना मिला था, 45%, 1% पता था, 45% भी निकल जाता। और यहाँ पे पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, देखिए यहां से हमने दोनों साइड से देख लिया पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। टोटल कितने नंबर का पेपर था वो भी हमने निकाल लिया, टोटल कितने नंबर का पेपर था। ठीक, ये रहा। अब एक तरीका आपको मैं और बता देता हूं जिससे ये सवाल बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल आप सेकंडों में कर देंगे। देखिए यहां तक हमने किया, इसके बाद क्या था, इसके बाद जैसे पूछा था प्राप्त होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो हम यहां देख रहे थे 40% चाहिए और प्लस 20 नंबर चाहिए। ठीक, 1% में था, 1 नंबर में था। यहां देखिए 10 नंबर का कितना बन रहा है, 10 नंबर का 1% बन रहा है। अगर 10 नंबर का 1% बन रहा है तो 20 नंबर का कितना हो जाएगा, 20 नंबर का आप कहेंगे 2% हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 20 नंबर का कितना हो जाएगा, 2%। तो हम यहां देख रहे थे 40% अंक चाहिए था प्लस 20 अंक चाहिए था, 20 अंक था। तो प्रतिशत में इसको क्या लिख सकते हैं, तो प्रतिशत में इसको हम 2% लिख सकते हैं। यहां से देखिए 10 नंबर बराबर 1% है तो 20 नंबर बराबर 2% हो जाएगा। तो यहाँ पे 40% प्लस 2% मतलब कितना हो गया, 42%। अगर 42% अंक आए तो ये पास हो जाएगा। ठीक, अच्छा यही चीज हमें इस साइड करना हो तो इस साइड से भी निकाल लेंगे, इस साइड से भी इजी है। देखिए 10 नंबर बराबर 1% तो कितना है, 30 नंबर। 30 नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 30 नंबर बराबर 3% हो जाएगा। 30 नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 3%। ठीक है, 45% माइनस यहाँ पे 30 नंबर को आप 30% में बदल दीजिए। तो 45% माइनस 3% बराबर, यहां से भी आपका 42% आ रहा है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो आपको 42% अंक चाहिए। देखिए बिल्कुल बेसिक भी देख लिए और ये एक तरह का ट्रिक ही है, ट्रिक भी देख लिए, सब चीज यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है।
अगला तीसरा सवाल हमारा क्या दे रखा है। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए सवाल बिल्कुल इजी है। अगर आपको एक ट्रिक पता होगा तो उससे आप बिल्कुल 10 से 20 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिक भी देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक इसका समझ लेते हैं कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित 1280 रुपए उसने अंकित किया। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना दे रखा है, यहां पे मैं अंकित मूल्य को एमपी लिख देता हूं। मार्क प्राइस आपको दे रखा है 1280 रुपए, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है। मतलब जो मार्क प्राइस है इस पे क्या कर रहा है दुकानदार, इस पे दुकानदार आपको 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए एसपी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो हम देखिए 1280 का सामान है, जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता होगा कैसे करते हैं। यहां पे जैसे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, 100 माइनस कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का, 10/100 ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस 10 को हम डायरेक्ट 90 लिख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। देखिए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट 90 लिख देंगे। 1280 गुणे 90/100, ठीक है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे एसपी सेलिंग प्राइस नहीं पूछा है, विक्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे पूछा है यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक। आप चाहें तो यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो हो सकता है आगे चल के कुछ टर्म इसके कट जाएंगे। तो अभी इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहा गया है, आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य जो कि सीपी है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लीजिए सीपी, क्रय मूल्य सीपी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हमको बताया नहीं गया है क्रय मूल्य क्या है, ठीक। अब क्या कह रहा है, इस रेट पे बेचने पे, इस रेट पे जब बेचा जा रहा है तो वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है। वस्तु पे क्रय मूल्य का देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य क्या है हमारा, एक्स है। अब इस पे 20% का लाभ हुआ है, मतलब कितने में बेचा गया होगा। यहां से आप देखेंगे तो जो इसके हिसाब से एसपी आएगा ये आपका आ जाएगा x गुणे 120/100। 120/100 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 20% के लाभ से बेचा गया है। कैसे लिखते हैं, जैसे इसको लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है 20%, तो ये हो जाएगा 120/100, ठीक है। देखिए एसपी क्या आ गया, x गुणे 120/100, और यहां पे इसी एसपी को, यही एसपी क्या आया है 1280 गुणे 90/100, ठीक। तो ये एसपी, जो ये एसपी है ये इस एसपी के बराबर हो जाएगा। कैसे, 1280 गुणे 90/100। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, इसके बाद एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x को इधर ही छोड़ देते हैं, इधर चलते हैं। 1280 गुणे 90/100, ठीक। अब देखिए 100 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, गुणे 100। 120 यहाँ पे गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में चला जाएगा इधर, ठीक। तो बट्टे 120। अब देखिए कितने आराम से सब कट जाएगा। यहाँ पे आप करते फिर से यहाँ फंसते, फिर से यहाँ सॉल्व करने में फंसते, तो इसको इजिली काट लीजिए। 100 से 100 कट दिया, 30 तिहाई 90, 30 चौके 120, ठीक। अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 0 का 0 उतर जाएगा, ठीक। तो x आपका कितना आ जाएगा 320 गुणे 3, 320 गुणे 3 कितना हो जाएगा 960। और x हमारा क्या था
हमने यहाँ सीपी को ही तो एक्स माना था, तो एक्स हमारा कितना आ गया 960। इसमें हमने किया क्या है, पहले जो दिया था इतना चीज हमको दिया हुआ था, एमपी दिया हुआ था, कितने के डिस्काउंट पे बेचे हैं, तो डिस्काउंट पे जितने बेचे हैं वो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ था, एक्स मान रहे थे, एक्स का फिर से ये दिया हुआ था क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा था, तो एक्स गुणे 120/100, तो ये हमारा क्या आ रहा था, ये भी हमारा विक्रय मूल्य ही आ रहा था और ये भी हमारा विक्रय मूल्य दिया था। तो दोनों को एक तरह से कहें तो कंपेयर कर लिए, तो यहां से हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया कितना 960। ठीक है, ये रहा 960 और 960 ही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक, अब देखिए, अब बिल्कुल एक बेसिक तरीका देखते हैं या फिर कह सकते हैं एक ट्रिक देखते हैं जिससे बिल्कुल इजीली कोई भी इस सवाल को सॉल्व कर लेगा। ट्रिक क्या होगा, ट्रिक ये है, क्रय मूल्य कह लीजिए, क्रय मूल्य या फिर सीपी, और अंकित मूल्य जो है जिसको हम एमपी लिख रहे थे, मार्क प्राइस, इसका, एक मिनट, सीपी और एमपी, इसका हम क्या करते हैं एक तरह से रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है, ये निकलता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, 100 माइनस डिस्काउंट इज टू, अनुपात लगा रहे हैं, ये मार्क प्राइस जो है इसमें 100 प्लस लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक, तो देखिए यहां पे हमारा सीपी और एमपी का, सॉरी, सीपी और एमपी का जो रेशियो आ जाएगा, क्या आएगा, सीपी हमारा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 10% का है, 100 माइनस 10, एमपी का क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है 20% का, 100 प्लस 20। ठीक, कितना हो जाएगा सीपीएमपी का रेशियो 90:120। इसको हम काट सकते हैं 30 से, 30 तिहाई 90 और 30 चौके 120, 3:4 आ गया क्या सीपीएमपी का रेशियो। अब देखिए एमपी अंकित मूल्य हमको दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है 1280, 1280 दिया, इसका मतलब जो 4 रेशियो है, 4 रेशियो का वैल्यू हमको दिया है 1280, 4 रेशियो क्या है 1280, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा 320। ठीक है, और सीपी हमारा क्या है, सीपी है हमारा 3 रेशियो में। ठीक, तो एक रेशियो 320 है, तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा 3 गुणे 320, 3 गुणे 320 कितना आ जाएगा 960, 960। देखिए पहले जो बेसिक से किए थे वहां भी 960 आ रहा था, इस फॉर्मूले से भी 960 आ रहा है, तो 960 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या किए हैं, सीपीएमपी का रेशियो दिए हैं, इसमें क्या था 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका एमपी। ठीक, यहां पे इसको सॉल्व कर लिए, रेशियो आ गया, रेशियो में एक चीज हमको दिया हुआ था एमपी, तो हम सीपी बिल्कुल इजीली निकाल लिए। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, जब गोपाल ए से बी पैदल तथा बी से ए साइकिल से आता है तो उसे 46 मिनट लगते हैं, दोनों ओर से पैदल चलने पर उसे 75 मिनट लगते हैं, यदि वह दोनों ओर से साइकिल पर जाए तो उसे कुल कितना समय लगेगा। बिल्कुल इजी सवाल, कुछ नहीं करना है। देखिए करना क्या है, इसमें क्या करता है, पैदल जाता है, जाता पैदल है, आता किस चीज से है, आता है वो साइकिल से, आता किस चीज से है साइकिल से। ठीक, पैदल गया साइकिल से आया, तो कितना समय लगा उसको 46 मिनट, 46 मिनट का समय लगा, मतलब जो पैदल जाने में इसको समय लगा था, पैदल जाने में उतनी ही दूरी को साइकिल से आने में, पैदल गया और फिर से वहां से साइकिल से लौटा, तो इसमें दोनों मिला के उसको कितना समय लगा, पैदल गया प्लस साइकिल से लौटा, 46 मिनट का समय लगा। ठीक, दूसरा चीज क्या दिया गया है, पैदल गया और पैदल ही आया तो कितना लगा 75 मिनट, मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए, पैदल गया प्लस पैदल ही आया, तो पैदल जाने में जितना समय लगा वो प्लस पैदल आने में जितना समय लगा वो कितना दे रखा है 75 मिनट। ठीक, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैदल प्लस पैदल है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 पैदल गया आया जो भी समय लगा वो 2 पैदल बराबर 75 मिनट। ठीक, 2 पैदल क्यों लिखे, एक पैदल था 2 पैदल, पैदल मतलब यहाँ पैदल जाने में जो समय लगा,
तो 2 पैदल गया, तो 2 पैदल बराबर कितना गया 75 मिनट। अब आपसे क्या पूछा गया है, साइकिल से जाए भी साइकिल से आए भी तो कितना समय लगेगा। ठीक, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो इक्वेशन है, ये वाला पैदल प्लस साइकिल 46 मिनट, इसमें क्या करिए आप 2 गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पैदल प्लस 2 साइकिल। ठीक, 2 का गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा, बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ 46 मिनट गुणे 2, 46 गुणे 2 हो जाएगा 92 मिनट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 पैदल का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पैदल गया पैदल आया, इसका वैल्यू क्या दिया है 75 मिनट। तो यहाँ पे आप इसके जगह 2 पैदल की जगह 75 मिनट लिख दीजिए, 75 मिनट प्लस 2 साइकिल। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा 92 मिनट, 92 मिनट। ठीक, अच्छा अब इधर रहने दीजिए आप 2 साइकिल को, ये जो 2 साइकिल है 2 साइकिल इसको आप इधर रहने दीजिए और इसको मिनट वाले को आप उधर ले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा 2 साइकिल बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइकिल बराबर आपका आ जाएगा 92 माइनस 75, 92 माइनस 75। और 92 में से जब आप 75 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 17। तो 2 साइकिल का मतलब यहाँ क्या समझ रहे हैं, 2 साइकिल का मतलब ये हो गया कि साइकिल से गया भी और साइकिल से आया भी, मतलब साइकिल से गया और साइकिल से आया तो उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है, यहां से हम देख रहे हैं कितना लग रहा है 17 मिनट। ठीक है, यही है सबसे बेस्ट मेथड और सबसे इजी मेथड। क्या करना है, पैदल प्लस साइकिल का दिया होता 46 मिनट और पैदल गया पैदल आया, 2 पैदल मान लीजिए कितना आ रहा था 75 मिनट। ठीक, फिर से इसमें 2 गुणा करेंगे तो 2 पैदल की जगह पे ये रख दीजिएगा तो 2 साइकिल निकल जाएगा। 2 साइकिल मतलब साइकिल से गया जितना समय लगा और साइकिल से आया उतना समय लगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 17 मिनट। तो 17 मिनट कहाँ है, ऑप्शन बी, तो 17 मिनट ही हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब हम आप अगले सवाल की ओर चढ़ते हैं जो कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कुछ लोग टफ क्वेश्चन का भी डिमांड कर रहे थे, तो देखिए ये रहा आपके पास टफ सवाल, इसको एक बार लगा के देखिएगा, वीडियो रोक के लगा के देखिएगा, बाकी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 है तो बी की मासिक आय बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ है, पेपर में कई बार आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। क्या क्या दे रखा है, एक ए है एक बी है। ठीक, इनके आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात क्या दे रखा है 2:1। ठीक, दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, इनके व्यय का भी अनुपात दे रखा है, जो ये खर्च कर रहे हैं इसका भी अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है, एक और चीज दे रखा है, वो दे रखा है कितने ये बचत कर रहे हैं, तो बचत का जो इनका अनुपात है इधर लिख देता हूं मैं, ए अनुपात बी जो इनके बचत का है ये भी दे रखा है, कितना दे रखा है 4:1, 4:1 ये लोग बचा रहे हैं। और ये भी कहा गया है ए और बी का कुल मासिक बचत कितना दे रखा है 5,000 रुपए, मतलब ए और बी दोनों मिलके एक महीने में 5,000 रुपए का बचत कर रहे हैं। ठीक, अच्छा यहां रेशियो में देखिए 4:1 बचत कर रहे हैं, मतलब टोटल 5 रेशियो ये लोग बचत कर रहे हैं। और 5 रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है 5,000, क्योंकि दोनों का मिला के बता रखा है कितना बचत कर रहे हैं 5,000 का ही। और यहाँ कितना है 4 रेशियो ये बचा रहा है 1 रेशियो ये, मतलब टोटल 5 रेशियो का बचत हो रहा है, रेशियो में 5 का बचत हो रहा है और यहाँ पे 5,000 का। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,000 रुपए। ठीक, तो यहां से क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा जो ये ए है ये आपका 4,000 रुपये बचा रहा है और बी आपका 1,000 रुपया बचा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप हो गया।
एक स्टेप में क्या पता कर लिए कि ए कितना बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है। चलिए अब दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं, क्योंकि पूछा है बी की मासिक आय। ठीक है, तो दूसरा स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, आपको एक चीज पता होगा, आय बराबर क्या होगा। आय बराबर, आय बराबर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, व्यय जितना आप खर्च कर रहे हैं एक महीने में, और प्लस जितना आप बचत कर रहे हैं। ठीक, जो खर्च कर रहे हैं, जो बचत कर रहे हैं, उसको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा आपका आय कितना है। ठीक, तो यहां और क्या कर सकते हैं, जो ऐसे देख लीजिए, आय में से अगर हम बचत को घटा लें, आय में से बचत को घटा ले तो कितना आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। ठीक, देखिए अब यही चीज, इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। इसको हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ए का आय कितना है, 2, चलिए 2x मान लेंगे। ए का बचत कितना है, ए का बचत हमने यहां से निकाला, कितना था, 4,000 रुपये। तो अगर हम 2x में से 4,000 घटा लेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए 2x माइनस 4,000। ठीक, ये क्या आ जाएगा, ये इसका व्यय आ जाएगा ए का। ठीक, यही काम हम बी के साथ कर लेंगे ऐसे इसको, लेकिन रेशियो में कर लेंगे, दोनों के व्यय का रेशियो, क्योंकि हमारे पास दोनों के व्यय का रेशियो दे रखा है। तो देखिए अब यहाँ पे बी की आय कितनी है, बी की आय 1 है, 1x लिख लीजिए। बी की बचत क्या है, 1,000, 1,000 कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनके व्यय का रेशियो आ जाएगा, ए का व्यय इस फॉर्मूले से, बी का व्यय। ठीक, तो व्यय का इनका रेशियो आ गया, जो कि दे रखा है हमको 5/3। ठीक है, कितना दे रखा है, 5/3, 5/3 इसका रेशियो दे रखा है। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमारा सवाल बिल्कुल इजी हो गया है। इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 यहाँ चला जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणे 2x माइनस 4,000। ठीक, और इधर हो जाएगा 5 गुणे x माइनस 1,000। ठीक, आगे इसको गुणा करते हैं, 3 गुणे 2, 6x माइनस 12,000 बराबर 5x माइनस 5,000। ठीक, ये हो गया। अब क्या करिए, x वाले को टर्म को इधर लेते आइए और इस नंबर वाले को उधर लेते जाइए। तो 5 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5x बराबर 12,000, यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में चला जाएगा 12,000, और ये 5,000 यहाँ पे माइनस में है, माइनस में ही रहेगा, माइनस 5,000। ठीक, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, x बराबर 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7,000। x बराबर कितना आया, x बराबर आपका आ गया 7,000। ठीक, क्या पूछा हुआ था, पूछा हुआ था b का मासिक आय कितना है। तो b का मासिक आय क्या था, 1x, x ही था। v का मासिक आय क्या था, x था, ये 1x था। यहाँ भी देखिए 1x ही लिख रखे हैं b का मासिक आय, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7,000। मतलब b का मासिक आय कितना है, 7,000। यहाँ पे आपका a का भी मासिक आय पूछता तो आप बिल्कुल इजीली निकाल देते, x 7,000 आया है, यहाँ पुट कर देंगे 2x, मतलब x गुणे 2 कितना हो जाएगा, 14,000, जो कि हमसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ a का भी मासिक आय निकल जाएगा। अच्छा, मासिक आय निकल गया है, बचत भी हमको दे रखा है, 4,000 ए बचाता है, 1,000 बी बचाता है, तो यहाँ से हमारा व्यय भी निकल जाता। 14,000 में से जब 4,000 घटाएंगे तो ए का व्यय हो जाता 10,000। ये आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर आप इतना कर दिए तो आप सारा चीज आप निकाल सकते हैं। तो वी का व्यय कितने हो जाएगा, बी का आय है 7,000 और बचा रहा है 1,000, तो 7,000 में से 1,000 घटा देते तो इसका व्यय हो जाता 6,000। देखिए 10,000 व्यय, 6,000 व्यय, रेशियो में भी देखेंगे तो 5:3 ही आएगा। मतलब हम बिल्कुल ही इस सवाल को सही किए हुए हैं, बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना था। इस चीज पे अगर आप फोकस करते, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट ही है कि कितना हमारा आय है, उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, तो वही हमारा आय हो जाता है। मान लीजिए कुछ आय आया, उसमें हम कुछ खर्च कर दिए, कुछ बचा लिए, तो यही तो हमारा आय है।
जो भी पैसा आया कुछ खर्च किए कुछ बचाए, तो आय हमारा उतना ही होता है। तो जनरल कॉन्सेप्ट था, उसी से हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, पूरा सवाल सॉल्व हो गया है। चलिए, तो जिस ये था हमारा आखिरी सवाल। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या आपको और चाहिए, वो आप वीडियो के एंड में लिख दीजिएगा। चलिए, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।